नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर जुटेंगे 24 दलों के विपक्षी दिग्गज, सोनिया गांधी भी होंगी शामिल, कैसे दूर होगी इन पार्टियों की नाराजगी। यमुना के पानी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, बढ़ा बाढ़ का खतरा, केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। परफ्यूम के जरिए भारत में धमाका करने की साजिश कर रहे आतंकी, खुफिया एजेंसी ने किया खुलासा। बीजेपी ने बंगाल और गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, इन नेताओं को मिला मौका। साउथ दिल्ली के 3 BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी, सांसद जाने के बाद अप्रैल में सरकारी बंगला छोड़ा, सोनिया के साथ रह रहे हैं। मोदी सरनेम केस, राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पुनेश, कहा मुझे सुना जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी एकजुटता की कवायदा के तहत पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। बैठक में 15 राजनीतिक दल शामिल थे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पारिवारिक कार्यक्रम के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के मकसद से विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है। हालांकि देखने के बीच कई ऐसी पार्टियां भी जो विपक्षी एकता की कवायदा को नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही के दिनों में इन पार्टियों ने अपनी बातों से स्पष्ट भी किया है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो विपक्षी एकता 2 कौड़ी की साबित होगी। तमाम नाराजगी और बयानबाजी के बावजूद एक बार फिर विपक्षी एकजुटता की कवायदा के तहत बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दल जुटने वाले हैं। इस बैठक में 24 विपक्षी पार्टी के शामिल होने की संभावना जताई है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में भी विपक्षी पार्टियों का मिलन हुआ है। विपक्षी एकजुटता की कवायदा के तहत पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। बैठक में 15 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पारिवारिक कार्यक्रम के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी भी 17 जुलाई को विपक्षी नेता के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में MDMK, KDMK, VCK, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस भी शामिल हो सकते हैं। विपक्षी बैठक में आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने सोमवार को उम्मीद जताया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की अगली बैठक भाग लेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने नेता और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के मामले पर साथ नहीं देते हैं तो विपक्षी एकजुटता का एक हिस्सा होंगे और ना ही वो कांग्रेस के किसी भी बात का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कांग्रेस को अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि अध्यादेश का मुद्दा संसद में आने पर विचार किया जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान लेफ्ट और कांग्रेस के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि केंद्र में कांग्रेस हमारा समर्थन प्राप्त करे और राज्य में हमारे खिलाफ लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़े। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में विपक्षी एकता की गाड़ी को केजरीवाल और ममता बनर्जी कहीं पार्टी से ना उतार दे, इनकी संभावना बनी हुई है। विभाग ने कहा पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद करा दिया गया है। अतिरिक्त पानी छोड़ने और लंबे समय तक उच्च जल स्तर को रोकने के लिए ओखला बैराज के लिए सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 207.55 मीटर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है।
दिल्ली में यमुना ने वर्ष 1978 में 207.49 मीटर के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। बढ़ते जल स्तर के शहर में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार पुराने रेलवे पर पूरा यमुना का जल स्तर 2013 के बाद पहली बार सुबह 4 बजे 207 मीटर के निशाने पर पार कर गया था और बुधवार को सुबह 8 बजे तक चढ़कर यह 207.25 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसका जलस्तर रविवार को सुबह 11 बजे 203.14 मीटर दर्ज किया गया था, जो उम्मीद से 18 घंटे पहले ही खतरे के निशाने 205.33 मीटर को पार कर गया। यमुना का जलस्तर सोमवार की रात 206 मीटर के निशाने को पार कर गया, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा और सड़क और रेल यातायात के लिए पुराने रेलवे पर पुल को बंद कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश से ऊपरी जलग्रह क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ने और संतृप्त मिट्टी के कारण यमुना के जल स्तर में अचानक वृद्धि हुई। विभाग ने बताया कि निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि जागरूकता, निकासी और बचाव कार्य के लिए 45 नावें तैनात की गई है और इनके निकाले गए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा रही है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों और यमुना के जल स्तर की निगरानी के लिए एक केंद्र नियंत्रण कक्ष सहित 16 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। विभाग ने कहा, पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अतिरिक्त पानी छोड़ने और लंबे समय तक उच्च जल स्तर को रोकने के लिए ओखला बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। विभाग ने बताया कि इस काम के लिए संबंधित जिलों के सभी जिला अधिकारी और उनकी सेक्टर समिति सतर्क है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करते हुए काम कर रही है। परफ्यूम ईडी एक खास तरीके का बम होता है जो कि परफ्यूम से दिखने वाले किसी भी बोतल या पैकेट में रखा जाता है और इसे प्रेस करने पर इसमें धमाका होता है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी ग्रुप सुरक्षा बलों पर हमले के लिए परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार के ड्रोन के जरिए भी परफ्यूम आईडी को देश के अंदर भेजने की साजिश हो रही है। परफ्यूम आईडी के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में चल रही अमर यात्रा को देखते हुए परफ्यूम आईडी से इस खतरे को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी मैग्नेटिक बम की तरह परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल ऐसे हमलों के लिए कर सकते हैं। परफ्यूम आईडी एक खास तरीके का बम होता है जो कि परफ्यूम से दिखने वाले किसी भी बोतल या पैकेट में रखा जाता है। जब भी इसे कोई प्रेस करता है तो इसमें धमाका हो जाता है। ऐसे परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल किसी भी वीआईपी को टारगेट करने के लिए भी किया जा सकता है। यही नहीं, ऐसी आईडी जल्द मेटल डिटेक्टर और आईडी स्नीफर डॉग को भी पकड़ में नहीं आते। देखा जाए तो इस साल फरवरी में जम्मू के नरवाल में एक आतंकी के पास से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े थे। आरिफ नाम के इस आतंकी के पास से परफ्यूम ईडी भी बरामद हुआ था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस दौरान मीडिया में दिए बयान में कहा था कि ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास ऐसे परफ्यूम आईडी बरामद हुए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन वाले घर में रहेंगे। सांसद रहने तक वे 19 साल तक तुगलक लेन इलाके में सरकारी बंगले में रहे। सांसदी जाने के बाद वे सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस घर में राहुल शिफ्ट होने वाले हैं वह दिल्ली के पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का है। राहुल का नया घर 1500 स्क्वायर फीट का है। इस घर में हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थोड़ी ही दूर है। दिसंबर में राहुल इस दरगाह पर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जल्द ही अपने नए आशियाने में शिफ्ट होंगे। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित इस घर में 1991 से 1998 तक रही थी। इसके बाद वे 2015 से 2019 तक यही रही। हाल ही में उनके बेटे संदीप दीक्षित ने नोटिस जारी करके अपने परिचितों को बताया था कि वे भी इसी सोसाइटी में A5 में शिफ्ट होने वाले हैं। राहुल ने इस साल 24 मार्च को सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। तब से वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके आवास 10 जनपद पर रह रहे हैं। इसके बाद से ही देश भर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ने राहुल को अपने घरों में रहने का ऑफर दिया था। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पुनीश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। 24 मार्च दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सांसदीय रद्द कर दी। सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से राहुल का नाम हटा दिया। राहुल को 27 मार्च को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इसमें 22 अप्रैल तक समय दिया गया था। राहुल ने तय अवधि में बंगला खाली कर दिया। मार्च के अंत में सांसद रद्द होने के बाद राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। इस पर उन्होंने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा। राहुल ने लिखा, मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने शनिवार को तुगलक रोड लेन स्थित अपने सरकारी बंगले की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप दी। हाथ मिलाया और मां और बहन प्रियंका के साथ सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद के लिए निकल गए। वे अब यहीं रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पुनीश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है। पुनीश का कहना है कि अगर राहुल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी ना किया जाए। हालांकि अभी तक राहुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन ही 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देना जरूरी नहीं है। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 13 अप्रैल को गुजरात के भाजपा विधायक पुनीश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात की भाजपा विधायक पुनीश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे।
लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह सांसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की भी सदस्यता रद्द हुई है। सांसदे जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल ने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेंगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते, चाहे मुझे सदस्यता मिले या ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे स्थायी रूप से डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं सांसद के अंदर रहूंगा या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने 26 मार्च को देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे तो हमें हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछती हूँ कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे? प्रियंका गांधी ने कहा, आज तक हम चुप रहे तो आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछती हूँ कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे? मुझ पर केस लगा दो, लेकिन सच ये है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने को कहा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। उधर 27 मार्च को विपक्ष ने राहुल की सांसदी जाने को लेकर ब्लॉग पोस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर सांसद पहुंची। खड़गे ने कहा, हम काले कपड़ों में क्यों आए हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।